हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो नंबर 8 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, देखो वेन डायग्राम क्या होता है, जो सेट्स होता है ना उनके बीच की रिलेशनशिप को हम लोग वेन डायग्राम की मतलब अलग अलग डायग्राम्स की हेल्प से भी समझ सकते हैं, और उन डायग्राम को ही अपन क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक तो यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी के जो इसके अंदर के सबसेट होते हैं उनको हम दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट को दिखाने का तरीका हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल के थ्रू दिखाते हैं, और इसके अंदर जितने भी इसके सबसेट होंगे उनको दिखाने का तरीका क्या होगा, उनको अलग अलग सर्कल्स के थ्रू दिखाएंगे। और किसी भी सेट के या किसी भी सबसेट के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनको उस जिस फिगर से हम दिखा रहे हैं, जिस सर्कल से हम दिखा रहे हैं, उस सर्कल के अंदर उनको हम डालेंगे। ठीक है, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल जब आपको यहाँ पे मैं बनाऊंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा 3-4, तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको जैसे मान लो मैंने क्या करा, पहली चीज तो देखो वेन डायग्राम होगा, उसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, एक तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके लिए यूज करेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए। दूसरी चीज हम लोग यूज करेंगे क्लोज्ड फिगर, जिसको बोलते हैं अपन, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्कल्स। सर्कल किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यू लिख दिया मैंने। ठीक है ना, सबसेट ऑफ यू, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सर्कल्स। तीसरी चीज, जितने भी जो एलिमेंट होंगे अगर वो किसी सबसेट के पार्ट है या यूनिवर्सल सेट के पार्ट है, उनको दिखाएंगे कहां पे, जिसके अंदर वो आते हैं। अगर वो किसी सबसेट के पार्ट है तो उस सबसेट वाले फिगर के अंदर डालेंगे, अगर वो यूनिवर्सल सेट के पार्ट है तो उनको यूनिवर्सल सेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब देखो मैं जैसे आपके लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक ये बनाया फिगर, ठीक है, इसके अंदर ये एक ये बना दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इस पूरे का नाम दे देंगे हम यू। ठीक है, फिर मैं कुछ एलिमेंट बनाता हूं, ये लिख दिया मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी, यहां लिखा सी, ये है डी, ई, एफ, जी, एच और ये के। ठीक है ना, क्या क्या लिखा देखो मैंने, ए, के, एफ और ई यहां लिखा है, डी, जी, एच, सी और बी यहां लिखा है। अब इसके थ्रू मुझे बताओ कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो कौन कौन से अवयव होने वाले हैं, और जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए, इसके अंदर कौन कौन से अवयव होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है। देखो जैसे ये सर्कल को मैंने किसके थ्रू दिखाया है, सर्कल को मैंने किसके लिए दिखाया है, सेट ए के लिए। ठीक है, ये सेट ए को दिखाया, तो इसका नाम हमेशा इस सर्कल के बाहर रखते हैं, पर ये नहीं कि यहाँ पे रखोगे आप, इसके जस्ट बाहर कहीं भी, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, जहां जगह है वहां लिख सकते हो आप। ठीक है, वैसे यूनिवर्सल सेट को लिखा तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल किसके लिए है, यूनिवर्सल सेट के लिए, तो इसका नाम कहाँ लिखा, इसके जस्ट बाहर लिख दिया अपन ने। ठीक है, और जो एलिमेंट है, जो जिसका एलिमेंट है उसके अंदर उसको रखा है। अब आप कहोगे ये बी है, वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, तो इसको यहां क्यों नहीं रखा, लेकिन देखो सर्कल के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये ए का एलिमेंट नहीं है, ये यू का तो है लेकिन ए का नहीं है। ठीक है, तो इससे देखो हमें क्या पता चल रहा है कि जो अपना सेट ए है, इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं, इसके अंदर ए, के, एफ और ई। ठीक है, इसके अंदर हो गया ए, के, एफ और ई, ये आपका पूरा का पूरा सेट ए हो गया। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से अवयव है, इसके अंदर तो जितने भी आ रहे हैं सबके सब यू के अंदर ही, तो इसके अंदर ये बाहर वाले तो आएंगे, साथ में ये भी आएंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, देखो यहां से स्टार्ट करो, डी, जी, एच, ए, के, एफ, ई, बी और सी, ये जितने के जितने अवयव, 3 और 2 5 और 4 9, ये 9 के 9 एलिमेंट यू के अंदर तो होंगे ही, लेकिन ए के अंदर क्या होंगे, केवल ए, के, एफ और ई। समझ में आई एग्जांपल आपको। ठीक है ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल है। यू के अंदर जितने भी अवयव हैं वो तो यू के पार्ट हो जाएंगे, लेकिन ए के अंदर जो अवयव है वो केवल ए के पार्ट होंगे, बाकी के ये हैं वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है ना, इसके अंदर केवल 4 ही होंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर ये 4 थे, लेकिन इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर 9 है, तो 9 के 9 किसके पार्ट हो जाएंगे, यू के। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, यहां बनाता हूं इस तरह, ट्राइंगल क्या सॉरी रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया,
इसका नाम दे दिया अपन ने यू, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर फिर मैंने एक सर्कल ये वाला बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट डालते हैं अपन, जैसे मान लो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये मैंने रख दिए। अब इसका नाम भी दे देते हैं, इस सेट का नाम दे देते हैं हम लोग ए, इस ऊपर वाले सर्कल का बी और नीचे वाले सर्कल का सी, ठीक है। ये वाला समझ लोगे तो आपके वेन डायग्राम का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझो। देखो मैंने क्या बोला, इस रेक्टेंगल जो कि अपना यूनिवर्सल सेट है, इसका नाम है अपना यू, सर्कल ये ए बी और सी, यानी कि 3 सेट हो गए इसके अंदर, सेट ए, सेट बी और सेट सी। एलिमेंट रख दिए हमने 9, 10, 1, 2, 11, 8, 4, 12, 5, 3, 13, 7, 6, 15 और 14, ये एलिमेंट रखे हमने। अब हम इसके लिए इस वेन डायग्राम को देख के हम इनके लिए सेट का यहाँ पे क्रिएशन करते हैं। देखो सेट ए क्या क्या होगा मुझे बताओ। सेट ए का मतलब ये सर्कल, तो 1, 2 और 11, 1, 2, 11। अब सेट बी बताओ मुझे क्या होगा। सेट बी में 4, 12 और 5, क्या यही होगा बताओ? ये नहीं होगा, साथ में 3 भी होगा, क्योंकि 3 है ना, वो देखो इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल का पार्ट भी है, तो इसका मतलब जो 3 है वो सेट बी में भी आएगा और 3 है वो सेट सी में भी आएगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कॉमन हुआ, ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं ना जो दोनों सेट में हो, ठीक है। तो देखो सेट बी क्या क्या हो गया अपना, 4, 12, 5 एंड 3, और सेट सी क्या हो गया अपना 6, 7, 13 और 3, 3, 6, 7 और 13। अब यूनिवर्सल सेट लिखते हैं अपन, यू क्या होगा अपना यूनिवर्सल सेट, मतलब ये सारे के सारे अवयव जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, और कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 3 से लेके 15 तक के सारे अवयव। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक है 14 और 15, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो 15 अवयव होते तो अपन चलो 15 तक लिख भी देते, लेकिन अगर इसके अंदर 100 अवयव होते तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, जहां पॉसिबिलिटी हो कि डॉट डॉट लगा के हम दिखा सकें कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, हम इस तरीके से भी इनको लिख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, तो अब आते हैं अपन ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। जैसे देखो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन होता है, आपको मान लो कोई 2 नंबर दिए गए हैं और बोला जाए कि इनको मल्टीप्लाई करो, इनको डिवाइड करो, इनको ऐड करो, तो ये सब आप करते हो। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल आपको एक बोला 7, एक बोला 4, बोला जाए कि इनको सम करो, तो क्या करोगे 7 + 4 11। आपको बोला जाए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा 3। आपको बोला जाए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ऊपर बहुत तरह की अलग अलग हम जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से सेट में भी ये चीज पॉसिबल है, जिसमें क्या होता है 2 अलग अलग सेट के ऊपर हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें तीसरा नया सेट मिलता है। जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नंबर्स के ऊपर होते हैं, उसी तरीके से इस पे भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि उसमें जो पहला है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है ना। हिंदी में अपन बोलते हैं इसको समुच्चयों का सम्मिलन, ओके। तो देखो सम्मिलन होता क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट का मतलब यूनियन मतलब एक साथ आना, यूनियन मतलब एक साथ आना। तो कोई भी 2 सेट, जैसे मान लो मैंने लिया, एक है सेट ए, उसमें कितने एलिमेंट है हमें नहीं पता, एक है सेट बी, उसमें कितने एलिमेंट है हमें नहीं पता, पर हमें बोला गया इन दोनों का अब तुम यूनियन कर दो। तो यूनियन करने में क्या होगा, हमें एक ऐसा सेट बनाना होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएं और पी के भी सारे एलिमेंट आ जाएं। अगर दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है
तो उनको केवल एक ही बार लिखना है, क्योंकि ये चीज आपको सेट की प्रॉपर्टी में ही पता है कि किसी भी सेट के अंदर एक ही अवयव को आप चाहे 5 बार लिखो या 10 बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेटर क्या होता है, एक ही बार लिखा जाता है। अगर 2 बार लिखा जाता है तो गलत माना जाता है, क्योंकि उससे उस सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम 2 बार क्यों लिखें उसको, वो गलत हो जाएगा। इसलिए उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक सेट है ए बराबर है 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। और एक सेट दे दिया बी बराबर बोला मैंने 10, 20, 30, 40, 50, और बोला जाए कि इन दोनों का यूनियन करो, यानी कि एक तीसरा ऐसा सेट बनाओ जिसमें इन दोनों के सारे एलिमेंट आते हो। तो पहली चीज तो देखो यूनियन को लिखने का तरीका क्या होता है, ए और बी का यूनियन करना है हमको, तो ए और बी, इसके बीच में सिंबल लगता है यूनियन के लिए, ये कैपिटल यू वाला, ठीक है ना। ए यूनियन बी, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए यूनियन बी, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे अपन, ए यूनियन बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो देखो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या एलिमेंट होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। जो ए के सारे एलिमेंट थे वो हमने लिख दिए। अब आते हैं हम बी पे। देखो पहला एलिमेंट क्या है, 10, लेकिन 10 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 20 आ चुका है, 30 आ चुका है, 40 और 50 दो एलिमेंट ऐसे बचे जो अभी तक इसमें नहीं है, तो वो भी इसमें लिख देते हैं, 40 एंड 50, सेट को कर देंगे क्लोज। तो आप देखो इसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। इसके अंदर कितने थे, 6 एलिमेंट थे, इसके अंदर 5 एलिमेंट थे, टोटल मिला के 11 एलिमेंट थे। लेकिन 11 में से जो ये 3 थे, 1, 2 और 3, ये कॉमन है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ आते हैं, तो इन तीनों को नहीं लिखेंगे। 11 में से 3 गए तो बचे कितने, 8। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट अपने होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आया। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सेट ए और सेट बी, जिसके दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, उनको मिला के उनका यूनियन किस तरीके से किया जाता है। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो ए बी दिया हुआ है, आपको एक सी और दिया हुआ होता, सी दिया हुआ है, मान लो 10, 40 एंड 50। 10, 40, 50 का तो मतलब नहीं रहेगा, 10, 20 और 30 ये दिया हुआ है। सी क्या दिया हुआ आपको, 10, 20 और 30। अब बोला जाए कि आप ए यूनियन सी बनाओ, कितना क्या बताना है अपन को, ए यूनियन सी, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो लिखते हैं अपन, पहले ए के एलिमेंट लिख देते हैं सारे, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब आ जाओ सी के ऊपर, सी में है 10, 20, 30। यहाँ देखा हमने 10, 20, 30 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब इसमें कोई नया एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो ए यूनियन सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए यूनियन सी की वैल्यू तो ए के ही बराबर हो गई है। हमने ए और सी का यूनियन किया, लेकिन वैल्यू हमें किसकी मिली, ए की मिली। ये कब मिला आपको, जब हम जिसके साथ यूनियन करने वाले थे ना, उसके अंदर सारे वही एलिमेंट थे जो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट थे। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी ए का सबसेट होगा, सी ए का सबसेट होगा। सी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, सी के सारे अवयव वही हैं जो ए में आते हैं, इसका मतलब सी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो जब भी ध्यान रखना, कभी दो ऐसे सेट को आप यूनियन करो, जैसे कि इसमें इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सी ऑलरेडी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है ना, सी सबसेट है ए का। ऐसे केस में अगर ए यूनियन सी करोगे ना, तो आपको जो सुपर सेट होता है, ये सबसेट होता है, ये सुपर सेट होता है। सी अगर ए का सबसेट है, उस केस में आप ए और सी का जब यूनियन करोगे तो आपको जो सुपर सेट है ना वही मिलने वाला है, क्योंकि इसके सारे अवयव तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो दोनों का यूनियन करोगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। तो ध्यान रखना, यहाँ लिख सकते हो इसको चाहो तो, कि इफ सी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन सी बराबर क्या होगा, ए ही होगा। हम लोगों ने जो पढ़ा ए यूनियन बी, अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो द सेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होने वाले, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या तो x अपना a में होने वाला है या फिर x अपना b में होने वाला है, ठीक है ना। या तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे और क्यों लिखा है कि या तो वो इधर है या इधर है, दोनों में हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं एंड लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल उन a और b का, केवल उन x का समुच्चय जो इसमें भी है और इसमें भी है। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, या तो a में है या b में है, पर कहीं ना कहीं तो वो मौजूद है। उन सबका जो सेट होगा वो a यूनियन b हो जाएगा।
इसी को हमको अगर वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना हो तो देखो कैसे होगा, ये अपना रेक्टेंगल हो गया किसको दिखाएगा, यू को, ये अपना ए हो गया। अब बी दिखाना है ना, देखो बी को मैं चाहूं तो अलग भी दिखा सकता हूं, लेकिन अलग क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्या पता उनमें से कुछ कॉमन एलिमेंट हो। जैसे मान लो सेट ए बराबर है 1 2 3 और सेट बी बराबर है 3 4 5, तो 3 कॉमन हो गया जो इसमें भी है और उसमें भी है। तो उसको दिखाने के लिए हमें किस तरीके से रखना है, इस तरीके से। ये हो गया अपना यू, ये हो गया अपना ए और ये हो गया अपना बी। अब देखो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो पूरा का पूरा आपको हिस्सा दिख रहा है ना, जिसको मैं ये लाइन बना रहा हूं, ये पूरा हिस्सा क्या होगा अपना ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये पूरा हिस्सा क्या होगा अपना ए यूनियन बी, क्योंकि या तो ये ए का पार्ट है या बी का पार्ट है, पर किसी ना किसी हिस्से का तो पार्ट है। ये कॉमन पार्ट भी इसके अंदर आ गया, पर ये पूरा का पूरा जो शेडेड पार्ट है वो क्या हो गया अपना ए यूनियन बी। ओके, अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो ए यूनियन बी हम लोगों ने पढ़ा है इसके ऊपर कई प्रॉपर्टीज रखी है। जैसे मुझे बताओ 10 और 20 इनको ऐड करो, 10 + 20 कितना होता है 30, 10 + 20 कितना होता है 30। उसी तरीके से 20 + 10 करो, अब कितना होगा, अभी भी 30 आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि 10 में 20 को ऐड करो या 20 में 10 को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें अगर यूनियन के ऊपर इसी बात को फॉलो करना है तो क्या बोलेंगे हम, ए में बी का यूनियन करो या बी में ए का यूनियन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, इसकी कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि हिंदी में अगर इसको हम बोले तो क्या बोलेंगे, इसको क्रम विनिमय नियम, यानी कि इसका जो क्रम है वो बदल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं भी लिखाऊंगा आपको, पहले मैं आपको समझा दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक और चीज बताता हूं आपको, मुझे बताओ 10 + 20 किया आपने, ठीक है, और फिर इसको आपको 30 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो 10 + 20 करो कितना होगा 30, और 30 में 30 और ऐड कर दो कितना आंसर आ जाएगा 60। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन, 10 को ऐड करो 20 + 30 में, पहले इन दोनों को ऐड किया था फिर उसको 30 में ऐड किया, इस बार में 10 को 20 + 30 में ऐड कर रहा हूं, तो 20 + 30 50, और 50 में 10 को ऐड करो तो भी 60, यानी आंसर पहले भी आपका वही था और अभी भी आंसर वही है, इससे कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। आपने पहले 10 और 20 को एसोसिएट किया साथ में, इस बार 20 और 30 को एसोसिएट किया साथ में, कोई फर्क पड़ा इससे नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेट ए बी सी अगर 3 सेट हैं आपके, तो ए और बी का यूनियन करो, फिर उसका जो आंसर है उसको सी के साथ यूनियन कर दो, या फिर ए का यूनियन बी और सी का यूनियन के साथ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको लोग इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है ना। तो आपको मैं इनको लिखा देता हूं, पहला लिखो इसमें आप कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। इसको लिख रहे हैं यहां से कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बोलेंगे अपन इसको क्रम विनिमय नियम। क्या हो जाएगा ये, ए का यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, दोनों के दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, आप चाहो तो इसको सेट पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक सेट लिया, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर लिया मैंने 2 4 6 एंड 8। अब देखो ए यूनियन बी करते हैं अपन, ठीक है ना, ए यूनियन बी करते हैं, क्या होगा इसका आंसर 1 2 3 4, 2 4 आ गया तो 6 और 8, ठीक है ना, 1 2 3 4, उसके बाद 2 4 आ चुका था तो 6 और 8 लिख दिया मैंने। अब बी यूनियन ए करते हैं अपन, तो क्या होगा देखो 2 4 6 8, अब देखो 2 और 4 आ चुका तो 1 और 3 बचा, तो 1 और 3 और लिख दिया मैंने। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आई 1 2 3 4 6 8, बी यूनियन ए की वैल्यू 2 4 6 8 1 3। क्या ये दोनों बराबर है, कभी भी दो सेट कब इक्वल होते हैं मैंने आपको बताया था, जब इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, इसका हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएंगे दोनों के दोनों बराबर। तो आप देखो यहाँ 1 है, ये रहा 1 2 2 3 3 4 4 6 6 और 8 और 8, यहाँ भी 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 एलिमेंट है, इसका मतलब दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जब दोनों में कोई फर्क नहीं है तो दोनों दोनों क्या हो गए इक्वल। ओके, ये दोनों क्या हो गए अपने
इक्वल। तो इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, सेकंड लिखो इसमें एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे साहचर्य नियम। ठीक है ना, उसी तरीके से जैसे आपको पहले मैंने नंबर्स के ऊपर बताया था, क्या होगा, ए यूनियन बी, इसका यूनियन करो सी के साथ में, या फिर ए का यूनियन करो बी यूनियन सी के साथ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो सिंपल सी बात है ये तो, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी करेंगे अपन तो ए और बी के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर उसको सी में भी किया तो सी में भी अगर कोई अलग एलिमेंट होगा तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि ये पूरा मिलके क्या बताने वाला है आपको, ए बी और सी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको मिलकर ये बताने वाला है। उसी तरीके से मुझे बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या बताएगा, पहले बी यूनियन सी किया अपन ने तो उससे क्या होगा, बी और जी सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें मिल जाएंगे हमको, फिर ए के साथ इसका यूनियन कर दिया, इसका मतलब है ए वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब फाइनली हमें आंसर क्या मिलने वाला है, ए बी और सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें सारे इसमें मिलने वाले हैं। इधर भी यही मिल रहा था, इधर भी यही मिल रहा था, दोनों में फर्क क्या हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, थर्ड देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, थर्ड है ए का यूनियन अगर मैं फाइव के साथ करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बताओ, ए का यूनियन फाइव के साथ करूं, ए मतलब क्या है, कोई भी समुच्चय जिसमें कितने अवयव हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसको मैंने फाइव के साथ किया, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है। तो ए और फाइव का जब मैं यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, केवल और केवल समुच्चय ए ही मिलने वाला है। जैसे मान लो समुच्चय ए में दो अवयव है 1,2, इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, दोनों को मिला के मुझे करना तो क्या आएगा, वापस 1,2 ही मिलने वाला है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ लिखो, ए का यूनियन ए के साथ करूंगा तो क्या होगा, यहां भी समुच्चय ए के सारे अवयव, यहां भी समुच्चय ए के सारे अवयव मिला के रखूंगा तो भी मुझे समुच्चय ए के सारे अवयव मिलने वाले। तो ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए ही होता है, इसको अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, देखो हिंदी में इस वाले को बोलते हैं अपन तत्समक, ए का तत्समक, तत्समक का नियम है ना, और ये है अपना वर्ग सम नियम, हिंदी में जिसको लिखना है ना उसके लिए बोल रहा हूं मैं, वर्ग सम नियम। ठीक है, एंड लास्ट वन फिफ्थ, ए का यूनियन आपने यू के साथ कर दिया, ए का यूनियन यू के साथ किया, ये यूनियन का सिंबल है और ये यू यानी इसका ए का कोई भी यूनिवर्सल सेट। अब मुझे बताओ ए में अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यू क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूरा का पूरा n, उन दोनों को मैं यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे सारे अवयव चाहिए, ए के और यू के सारे अवयव चाहिए, तो क्या मिलेगा मुझे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मिलने वाला है। तो इसका मतलब यू, ए का यूनियन यू के साथ में करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है, यू। ठीक है, तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो लिख लेना, लॉ ऑफ यू, ये क्या है, यू का नियम बोलता है इसको, कि किसी भी यूनिवर्सल सेट को उसके किसी भी सबसेट के साथ में अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको यू ही मिलने वाला है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ए बी सी 3 एग्जांपल दिए थे, उसमें मैंने क्या किया था, सी और ए को जब मैंने यूनियन किया था तो मुझे आंसर में क्या मिला था, ए ही मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि सी के अंदर वही एलिमेंट थे सारे जो ए के अंदर थे, तो ए उसके लिए एक तरीके से सुपर सेट भी बोल सकते हो और एक तरीके से आप उसके लिए यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ए यूनियन यू बराबर क्या होता है, यू। ये 5 प्रॉपर्टी है इसकी, इसको आप लोग याद रखना। कल अपन इसके ऊपर जो नेक्स्ट है वो इसकी जितने भी ऑपरेशंस हैं कल हम उसको सारे को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज को मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर करो और लाइक करो। ओके बाय, थैंक यू।